18 अक्टूबर 2004 की रात तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के जंगलों में अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। एक तरफ थे भारत के सबसे प्रशिक्षित कमांडो और दूसरी तरफ था एक ऐसा आदमी जिसने करीब 2 दशक तक पूरे सिस्टम को चुनौती दी थी। उस रात जंगल में सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं हो रही थी, उस रात खत्म होने वाली थी भारत की सबसे खतरनाक अपराधी की कहानी। आखिर कौन था वीरप्पन? एक गरीब परिवार में जन्मा लड़का कैसे बना भारत का सबसे बड़ा जंगल का डाकू? आइए शुरू करते हैं इसकी पूरी कहानी। नमस्ते भारत, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं इंडिया हिस्ट्री 2.0। साल था 1952। कर्नाटक के एक छोटे से गांव में गोपीनाथन में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम रखा गया कूसे मुनिस्वामी वीरप्पन। उसके पिता का नाम था मुनिस्वामी और माँ का नाम था पोनथाई। यह परिवार बहुत ही साधारण था। गांव चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ था। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे वहीं छोटा वीरप्पन जंगल के रास्ते पहचानता सीखता रहता था। उसे पता था कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, कहाँ पानी मिलेगा और कहाँ जानवर मिलेंगे। और यही जंगल की जानकारी आगे चलकर उसे पुलिस से बचने का सबसे बड़ा हथियार बनाने वाली थी। कहते हैं कि ना, इंसान का बचपन उसके भविष्य की नींव रखता है। वीरप्पन के बचपन में गरीबी थी, लेकिन जंगल उसकी दुनिया बन चुकी थी। बहुत कम उम्र में वह अस्थायी शिकारियों के संपर्क में आया। धीरे धीरे उन अस्थायी शिकारियों से संपर्क बनाने के बाद वो बंदूक चलाना सीखता है। पहले वह सिर्फ शिकार करता था, लेकिन जल्द ही लालच और पैसे की दुनिया ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। उस समय हाथी के दांत की तस्करी बहुत बड़ा धंधा था। वीरप्पन ने हाथियों का शिकार शुरू कर दिया। उसका निशाना इतना सटीक कि लोग उसे खतरनाक शिकारी कहने लगे। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले वर्षों में यही शिकारी भारत का सबसे बड़ा तस्कर बनने वाला था। दक्षिण भारत के जंगलों में चंदन की लकड़ी की कीमत बहुत थी। वीरप्पन ने समझ लिया, अगर जंगल पर कब्जा हो गया तो पैसा और ताकत दोनों मिल सकते हैं। उसने धीरे धीरे अपना गिरोह बनाना शुरू कर दिया। उसके साथ ऐसे लोग जुड़ने लगे जो जंगल के रास्ते जानते थे। अब वीरप्पन सिर्फ लकड़ी काटने वाला तस्कर नहीं था, वह एक संगठित गिरोह का मुखिया बन चुका था। वह पुलिस की हर चाल समझता था। वह जंगल में ऐसे गायब हो जाता था जैसे धरती ने उसे निगल ही लिया। पुलिस आती, लेकिन वह उससे पहले ही जगह बदल चुका होता था। यही वजह थी कि उसका नाम धीरे धीरे दक्षिण भारत में फैलने लगा। अब तक वीरप्पन सिर्फ एक तस्कर था, लेकिन जल्द ही उसका नाम खून खराबे से जुड़ने लगा। जंगल में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए उसने डर का सबसे बड़ा हथियार बना लिया। जो लोग उसके रास्ते में आते थे उन्हें वह दुश्मन समझता था। धीरे धीरे उसका गिरोह इतना मजबूत हो गया कि अस्थायी लोग भी उसके खिलाफ बोलने से डरने लगे। पुलिस के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि वीरप्पन जंगल के हर कोने कोने को जानता था। वह हमला करता और फिर अपने साथियों के साथ जंगल की गहराइयों में ही गायब हो जाता। उसके खिलाफ कार्रवाई करना आसान ही नहीं था, क्योंकि वह पुलिस की हर रणनीति से ही एक कदम आगे रहता था। साल था 1991। यह घटना वीरप्पन के अपराधी जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। उस समय आईपीएस अधिकारी पी श्रीनिवासन वीरप्पन को पकड़ने के लिए अभियान में लगे हुए थे। श्रीनिवासन एक ईमानदार और बहादुर अधिकारी माने जाते थे। उन्होंने कई बार वीरप्पन के गिरोह के करीब पहुंचने की कोशिश की। कहा जाता है कि वीरप्पन ने बातचीत और आत्मसमर्पण का भरोसा दिलाकर उन्हें अपने पास बुलाया, लेकिन यह एक जाल था। जब पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे तो वीरप्पन और उनके साथियों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में आईपीएस अधिकारी पी श्रीनिवासन की हत्या कर दी गई। यह घटना पूरे पुलिस विभाग के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। अब यह साफ हो चुका था कि वीरप्पन सिर्फ चंदन तस्कर नहीं, वह एक खतरनाक अपराधी बन चुका था। अब इस घटना के बाद वीरप्पन को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही थी, लेकिन हर बार यह जंगल के रास्तों का फायदा उठाकर बच निकलता था। साल 1992 में एक और बड़ी घटना हुई। तमिलनाडु पुलिस की डीएसपी
हरिकृष्ण अपनी टीम के साथ वीरप्पन को पकड़ने के लिए निकलते हैं, लेकिन वीरप्पन ने पुलिस टीम पर घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में डीएसपी हरिकृष्ण समेत कई पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के बाद वीरप्पन का खौफ और बढ़ गया। अब पुलिस के सामने चुनौती सिर्फ एक अपराधी को पकड़ने की नहीं थी, बल्कि उस पूरे नेटवर्क को खत्म करने की थी जिसने जंगल के अंदर अपनी अलग अलग दुनिया बना ली थी। 1990 के दशक तक वीरप्पन ने अपना एक अलग साम्राज्य खड़ा कर लिया था। उसके पास हथियार, प्रशिक्षित साथी और जंगल की ऐसी जानकारी थी जो किसी भी बाहरी व्यक्ति के पास नहीं थी। वह कई किलोमीटर तक पैदल चलकर अपना ठिकाना बदल लेता था। वह कभी भी एक जंगल में ज्यादा दिनों तक रुक नहीं सकता था। पुलिस के लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि जंगल में उसे पहचानना मुश्किल था। कई बार पुलिस को सूचना मिली कि वीरप्पन इस इलाके में है। जब तक पुलिस वहां पहुंचती थी, वहां से वो जा चुका होता था। धीरे धीरे वीरप्पन का नाम सिर्फ कर्नाटक और तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहा, पूरे भारत के लोग उसके बारे में जानने लगे। इतने खतरनाक जीवन के बीच वीरप्पन की एक निजी जिंदगी भी थी। उसकी शादी मधुलक्ष्मी से हुई थी। वीरप्पन को 3 बेटी हुई, लेकिन वीरप्पन का ज्यादातर समय जंगलों में ही बीतता था। उसका परिवार सामान्य जिंदगी नहीं जी पाता था, क्योंकि पुलिस की निगरानी, डर और लगातार बदलते हालातों के बीच उसका परिवार रहता था। वीरप्पन की कहानी और एक तरफ अपराध और हिंसा थी, तो दूसरी तरफ एक ऐसा परिवार भी था जो उसके फैसलों की कीमत चुका रहा था, क्योंकि लगातार पुलिस उनके घर पर दबाव दे रही थी, जिससे उसके परिवार के लोग काफी ज्यादा परेशान थे। साल 2000 आते आते वीरप्पन सिर्फ जंगल तस्कर ही नहीं रहा था, अब वह भारत का सबसे चर्चित अपराधी बन चुका था। कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार उसे पकड़ने के लिए लगातार अभियान चला रही थी, लेकिन हर बार वीरप्पन जंगल की भौगोलिक जानकारी और अपने मुखबिरों की मदद से बच निकलता था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी जंगल। वह जानता था कि जंगल में कहां से निकलना है और जंगल में कहां छुपना है और कब हमला करना है। लेकिन साल 2000 में उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश को हिला दिया। 30 जुलाई सन 2000 कर्नाटक के लोगों के लिए यह एक ऐसी रात थी जिसे वो कभी भूल नहीं पाए। उस दिन कन्नड़ सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक डॉक्टर राजकुमार अपने परिवार के साथ गजेनूर स्थित फार्म हाउस पर थे। रात के समय अचानक वीरप्पन अपने हथियारबंद साथियों के साथ वहां पहुंचा। उसका निशाना था राजकुमार। वीरप्पन और उनके साथियों ने अभिनेता राजकुमार को अगवा कर लिया और उन्हें जंगल में ले आए। यह खबर जैसे ही फैली, पूरे कर्नाटक में तनाव फैल गया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार पर दबाव बढ़ने लगा कि किसी भी कीमत पे राजकुमार को सुरक्षित वापस लाया जाए, क्योंकि वीरप्पन जिन भी लोगों को ले जाता था उनकी हत्या कर देता था। इससे कर्नाटक में डर का माहौल था, कहीं वीरप्पन राजकुमार की हत्या न कर दे। यह पहली बार था कि जब वीरप्पन ने देश के सबसे बड़ी हस्तियों में से एक को अपना निशाना बनाया। लगभग 108 दिनों तक राजकुमार वीरप्पन के कब्जे में रहे। इस दौरान सरकार और वीरप्पन के बीच बातचीत चलती रही। वीरप्पन अपनी मांगे रख रहा था और सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा था। पूरे देश की नजर इस मामले पर थी। हर दिन लोग इंतजार करते थे कि आखिर राजकुमार कब वापस आएंगे। आखिरकार बातचीत के बाद नवंबर सन 2000 में राजकुमार को रिहा कर दिया गया। लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया कि वीरप्पन कितना खतरनाक बन चुका। अभिनेता राजकुमार के अपहरण के कुछ साल बाद ही वीरप्पन का नाम फिर सबसे बड़े अपहरण में जुड़ चुका था। साल था सन 2002 में कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच नागप्पा का अपहरण किया गया। इस घटना ने एक बार फिर सरकार और पुलिस को चुनौती के सामने खड़ा कर दिया। वीरप्पन अब सिर्फ जंगल में छिपा अपराधी नहीं था, वह अपनी मांगों के लिए बड़े बड़े लोगों को अब निशाना बना रहा था। सवाल यह था कि आखिर पुलिस इतने सालों तक वीरप्पन को क्यों पकड़ नहीं पाई। इसका सबसे बड़ा कारण था जंगल। वीरप्पन जंगल को अपनी हथेली की तरह जानता था। वह कई किलोमीटर तक पैदल चल सकता था। वह अपने ठिकाने लगातार बदलता रहता था। इसके पास अस्थायी लोगों की जानकारी थी। कई बार पुलिस को लगता था कि वह घिर चुका है,
लेकिन अचानक वह गायब हो जाता था। इसके अलावा उसके गिरोह के लोग भी उसे छोटी बड़ी जानकारी पहुंचाते थे। साल 2004, लगभग 2 दशक से जंगल में राज करने वाला वीरप्पन अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। कई अधिकारी और कई जवान उनकी तलाश में अपनी जान गंवा चुके थे। लगभग 150 जवानों की वीरप्पन ने हत्या कर दी थी। लेकिन इस बार पुलिस ने सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि रणनीति से हमला करने का फैसला लिया। तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने एक खुफिया अभियान शुरू किया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन कोकून। इसकी कमान आईपीएस अधिकारी के विजय कुमार के पास थी। विजय कुमार ने समझ लिया था कि वीरप्पन को जंगल में ढूंढना आसान नहीं है, इसलिए ऐसी योजना बनाई जाए कि वीरप्पन को जंगल से बाहर लाने के लिए मजबूर किया जाए। एसटीएफ ने कई महीनों तक वीरप्पन की गतिविधियों पर नजर रखी। उसके संपर्क, रास्ते और आदतों का अध्ययन किया गया। पुलिस को पता था कि वीरप्पन को आंखों की समस्या थी और इलाज की जरूरत पड़ती थी। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी। एसटीएफ ने एक ऐसी योजना बनाई जिससे वीरप्पन को भरोसा हो गया कि उसे सुरक्षित जगह पर ले जाया जाएगा और उसके आंखों का ऑपरेशन कराया जाएगा। उसे विश्वास दिलाया गया कि कुछ लोग उसकी मदद करने वाले हैं। वीरप्पन को अंदाजा नहीं था कि जिस रास्ते पर वह अपनी आजादी का रास्ता समझ रहा था, वही उसके अंत का रास्ता बनने वाला था। प्लान के अकॉर्डिंग सब काम हो रहा था। 18 अक्टूबर सन 2004 में तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के जंगलों में रात का अंधेरा था। एसटीएफ की टीम पूरी तैयारी के साथ तैनात थी। वीरप्पन अब अपने 3 साथियों के साथ एम्बुलेंस में मौजूद था। उसे लगता था कि वह हमेशा की तरह इस बार भी बच जाएगा, लेकिन एम्बुलेंस चालक एक एसटीएफ जवान था जो गुप्त तरीके से उसके गैंग में शामिल हुआ था। लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। जैसे ही वाहन तय जगह पर पहुंचा, एसटीएफ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और उस समय के आईपीएस अधिकारी ने अनाउंसमेंट किया कि वीरप्पन आप हथियार डाल दीजिए। लेकिन वीरप्पन ने हथियार डालने की बजाय अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। उसके साथी भी उसका सहयोग देने लगे और अचानक गोलियों की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। इस मुठभेड़ में वीरप्पन और उनके 3 साथी मारे गए। लगभग 20 साल तक पुलिस को चुनौती देने वाला जंगल का सबसे बड़ा अपराधी अब खत्म हो चुका था। उसकी मौत के साथ साथ ऐसे अध्याय का अंत हो चुका था कि जिसने कर्नाटक, तमिलनाडु और पूरे देश को प्रभावित किया था। जिस व्यक्ति ने जंगल को अपनी ढाल बनाया था, उसी जंगल के बीच उसकी कहानी खत्म हो गई थी। तो फाइनली दोस्तों, यह थी भारत के सबसे बड़े डाकू वीरप्पन की कहानी कि किस तरीके से वो जंगल का सबसे बड़ा डाकू बना और लगभग 150 जवानों की हत्या की। सो फाइनली दोस्तों, यह थी वीरप्पन की कहानी। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्ते भारत।